हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज वेल। ओके, सो पिछला वीडियो अगर आपने देखा है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर के लिए गॉस लॉ बिना यूज करे। अब हम गॉस लॉ को यूज करते हुए करेंगे। तो क्या है गॉस लॉ, फटाफट देखते हैं। गॉस लॉ इज बेसिकली, अगर आपको यह निकालना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक गिवन एरिया को परमिएट करके जा रही हैं, उसका मेजर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का बहुत आसान तरीका गॉस ने दिया। गॉस ने कहा कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर चार्ज को एक सरफेस में एनक्लोज कर दूंगा, मैं किसी पर्टिकुलर चार्ज को एक सरफेस में एनक्लोज कर दूंगा, तो मैं उस सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो मैं इजीली बता सकता हूं। किस तरह से? जितना भी चार्ज एनक्लोज्ड होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? सो दैट मींस कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यह है कि आपको जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से निकालना हो तो आपको सबसे पहले जो पर्टिकुलर चार्ज आप लेना चाहते हैं उसे आपको एनक्लोज करना पड़े। इनफाइनाइट चार्ज वायर है, इसको हम एनक्लोज पूरा तो नहीं कर सकते। क्या आप एक इनफाइनाइट चीज को एनक्लोज कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई। इनफाइनाइट कोई बड़ा बॉक्स तो बन नहीं सकता, हमें जरूरत भी नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहां पे क्या है, एक पॉइंट पे हम जो कि डिस्टेंस y पे है, यहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, द टेक्निक इज, इस पॉइंट से पास होते हुए वी विल ड्रॉ अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर which in this particular case will be a cylinder, right? अब इस सिलेंडर की पर्टिकुलरली मान लीजिए हमने लेंथ ले लिया L, ठीक है? पूरा तो एनक्लोज हुआ नहीं, हमें जरूरत भी नहीं है। अब what is the charge enclosed बेटा? The charge enclosed within this particular cylinder will be equal to the linear charge density lambda. हम जानते हैं linear charge density lambda times this length L. करेक्ट? तो ये तो हमें बाद में राइट साइड में काम आएगा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। हमारे पास कितने सर्फेसेस हैं इस एनक्लोज्ड सिलेंडर के? हमने क्या किया, इस सिलेंडर में इतने चार्ज को एनक्लोज कर दिया। एनक्लोज कर दिया तो अब गॉस लॉ लग सकता है, ठीक है? तो क्या करेंगे, सरफेस के नाम दे देते हैं पहले। ये वाला सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, ये सरफेस नंबर 3, ठीक? तो जो मेरा टोटल फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल, इट इज द फ्लक्स थ्रू 1 प्लस फ्लक्स थ्रू 2 प्लस फ्लक्स थ्रू 3। तीनों सरफेसेस पे पहले हम ds वेक्टर बना लेते हैं। ds क्या है? एरिया वेक्टर। तो इस वन सरफेस पे आप पहले ये बना लीजिए ds वेक्टर। छोटा सा एक एरिया ले लिया ds पे, इसका परपेंडिकुलर, जो भी एरिया पे परपेंडिकुलर होता है वो उसका वेक्टर होता है। दिस इज द ds वेक्टर बेटा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से अवे पॉइंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस चार्जेस बिखरे हुए हैं यहां पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम दिस, ऐसे, ठीक? सेकंड सरफेस पे देखते हैं। ये ले लिया ds, ये हो गया ds वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, ठीक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds आर इन सेम डायरेक्शन। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन यू हैव a डॉट b, दैट मीन्स इट इज ab cos थीटा। सो e डॉट ds इज e ds cos थीटा, where theta is the angle between electric field and the ds vector. Theta is the angle between electric field and ds vector. तो यहां पे अब सरफेस 3 देख लेते हैं। ये ले लीजिए ds, और ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से अवे। अगर मैं इसको ऊपर ले लेता तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखा देता। अब ध्यान दीजिए एंगल्स, यहां पे एंगल है 0 डिग्री, यहां पे एंगल है 90 डिग्री, यहां पे भी एंगल है 90 डिग्री, ठीक है?
तो अब होगा क्या, जब आप यहां पे लिखेंगे E डॉट ds इंटीग्रेशन फर्स्ट सरफेस के लिए प्लस E डॉट ds सेकेंड सरफेस के लिए प्लस E डॉट ds थर्ड सरफेस के लिए। फर्स्ट एंड थर्ड सरफेस पे आप सिंपली लिख देंगे दिस इंटीग्रेशन गोज टू जीरो, दिस इंटीग्रेशन गोज टू जीरो। यहां पे रीजन शो कर देंगे बिकॉज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर इज 90 डिग्री and cos 90 is 0. We all know this, right? E dot ds ओपन करेंगे तो E ds cos 90 0 हो गया तो पूरा इंटीग्रेशन की टर्म ही 0 हो गई। तो ये पहली टर्म खत्म हो गई, तीसरी टर्म खत्म हो गई, सिर्फ बचा हमारे पास दूसरा टर्म E ds। अब जब हम इंटीग्रेशन ds का करेंगे, देखो इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, E ds cos 0 तो 1 होता है, E बाहर आ गया, E इज अ कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है इस डिस्टेंस पे। ds का इंटीग्रेशन, ये ds किस चीज से बना है, ये ds इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का एक छोटा सा हिस्सा है। आई रिपीट, इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का एक छोटा सा हिस्सा है ds। तो अगर ऐसे सारे छोटे छोटे ds's को हम ऐड कर दें तो हमें टोटल एरिया कितना मिलेगा, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल एरिया कितना मिलेगा, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो कितना है, सिलेंडर का रेडियस है y, लेंथ है l, सो इट इज 2 pi yl। So we have calculated the total electric flux. Now by Gauss law, this electric flux should be equal to charge enclosed upon epsilon naught. चार्ज एनक्लोज कितना है, लैम्डा l बाय एप्सिलॉन नॉट। l से l कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में जब हमने गॉस लॉ बिना यूज करके इंटीग्रेशन से निकाला था तो भी हमारा सेम एक्सप्रेशन आया था, डिस्टेंस y था, राइट। अब देखिए यहां पे l की डिपेंडेंस खत्म हो गई। l क्या था, l इज द लेंथ of the imaginary cylinder we have taken. Now this imaginary cylinder, क्योंकि ये गॉस लॉ की अप्रोक्सीमेशन है तो इसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। सो इस गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है सिलेंडर की, ये कहीं पिक्चर में आई नहीं। तो नो मैटर व्हाट, आपने सिलेंडर छोटा लिया होता या जितना मर्जी बड़ा लिया होता, डजंट मैटर, सो दैट यू नो ये पूरा इनक्लोज नहीं हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आपके पास ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन, लेंथ का डिपेंडेंस है ही नहीं। ओके, टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी आपके लिए टॉपिक्स लेके आ सकूं। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स पढ़ना मत भूलना, ठीक है।